Subscribe the biology channel and press the bell icon. Hello everyone, I welcome all of you on behalf of our channel The Biology. Today we will learn about another new topic and the topic is AIDS. HIV वायरस के बारे में आज हम सीखेंगे। एड्स जिसको के कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये वायरस अटैक करता है WBC पे और जो हमारे हेल्पर सेल हैं उन जो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम है उसकी डेफिशिएंसी कर देता है। जब एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी हो जाएगी तो हमारी बॉडी एक्सपोज होगी और ऑर्गेनिज्म के लिए कि वो अटैक करेंगे। अब देखें इस डिज़ीज़ में होता क्या है कि ये डिज़ीज़ काज होती है HIV, जिसको रीट्रोवायरस कहते हैं। रीट्रोवायरस को अगर आप देखेंगे तो रीट्रोवायरस ये प्रोटीन का कोट है जिसको कैप्सिड कहते हैं और इस कोट के अंदर RNA मौजूद होता है, RNA की मौजूद होती है और इसके बाहर जो है इसका इन्वेलप होता है। ये रीट्रोवायरस है। रीट्रोवायरस के बाहर ये जो है ये इसका इन्वेलप्ड है। इन्वेलप्ड बना किसका हुआ है? इन्वेलप्ड बना होता है ग्लाइकोप्रोटीन का। अब ये इन्वेलप्ड क्या करता है कि जो WBC हैं उन पे ये बाइंडिंग करके अटैक करके अपना जो जेनेटिक मटेरियल है, जो वाइट ब्लड कार्पसेल्स हैं उनके अंदर भेजता है और HIV की एक कंप्लीट जो है लाइफ साइकिल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, वो ज़रूर देखिएगा। जैसे आपको HIV की लाइफ साइकिल समझ में आ गई तो एड्स की डिज़ीज़ किस तरीके से होती है वो समझ में आएगी। आप ये समझें कि जो एड्स है वो हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है, इम्पेयर्ड कर देता है। जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा तो दूसरी जो डिजीज़ हैं, जो दूसरे जो ऑर्गेनिज़म हैं वो भी हमारी बॉडी पे अटैक करेंगे क्योंकि हमारी बॉडी उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकेगी। ठीक है, अब ये देखें ये क्या है, ये जो है रीट्रोवायरस है। रीट्रोवायरस के बाहर ये इसका इन्वेलप्ड है जो कि बना होता है ग्लाइकोप्रोटीन का। ठीक है, अब देखें थोड़ा सा हम WBC को हम समझेंगे। देखें कि जो WBC है वाइट ब्लड कार्पसेल्स, WBC की एक अक़साम है जिसको कहते हैं लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स फर्दर डिवाइड होते हैं B लिम्फोसाइट और T लिम्फोसाइट। B लिम्फोसाइट और T लिम्फोसाइट सेल में। ठीक है, जो B लिम्फोसाइट है ये क्या करता है, ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज़ जो कि फाइट करती है अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कि हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं एंटीजीन। तो B लिम्फोसाइट क्या करते हैं कि ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं जो कि फ़ाइट करते हैं अगेंस्ट द एंटीजीन। एंटीजीन बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, एंटीजीन वायरस भी हो सकते हैं। अगर T लिम्फोसाइट्स को हम देखेंगे तो T लिम्फोसाइट में दो किस्म के सेल होते हैं। एक है T हेल्पर सेल, दूसरा है किलर सेल। T हेल्पर सेल और T किलर सेल। अब देखें कि ये जो B लिम्फोसाइट है, B लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज़ और जो एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट होते हैं किसके, माइक्रो ऑर्गेनिज़म के। और माइक्रो ऑर्गेनिज़म बैक्टीरिया और वायरस हैं जिनको कि हम एंटीजीन कहते हैं। और जो T लिम्फोसाइट हैं, T लिम्फोसाइट दो किस्म के होते हैं, एक T हेल्पर सेल और एक है T किलर सेल। जो T हेल्पर सेल हैं, ये वाले जो T हेल्पर सेल हैं ये क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं एंटीजीन को, यानी कि वायरस को रिकॉग्नाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं या बैक्टीरिया को या वायरस को जिसको हम एंटीजीन कर रहे हैं, और मैसेज देते हैं, सिग्नल देते हैं किसको, T किलर सेल को। T किलर सेल जिसको साइटोकाइनेज सेल भी कहते हैं। ये जो T किलर सेल हैं, फिर ये T किलर सेल क्या कहते हैं कि उस वायरस को किल करते हैं। ठीक है, अब देखें जो कहने का मकसद ये है, जो समझने वाली बात है कि ये जो WBC है,
जो वाइट ब्लड कार्पसल्स हैं, वाइट ब्लड कार्पसल्स के बाहर एक प्रोटीन मौजूद होती है, जो कि एक प्रोटीन मौजूद होती है जिसको कहते हैं CD4 प्रोटीन। इसको कहते हैं क्या? CD4 प्रोटीन। CD4 प्रोटीन क्या करती है कि ये हेल्प करती है वायरस की कि वायरस आए और यहाँ पे आके बाइंड हो। ये देख सकते हैं कि ये जो इन्वेलप है हुक लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे आके बाइंड होता है, यहाँ पे आके बाइंड होता है ये हुक लाइक स्ट्रक्चर, और इस तरीके से वायरस की बाइंडिंग होती है। और ये जो RNA है WBC के अंदर चला जाता है, और ये डिफेक्ट कहाँ पे पैदा करता है? डिफेक्ट यहाँ पे T हेल्पर सेल। ये जो T हेल्पर सेल हैं इनमें ये डिफेक्ट पैदा करता है और इनका काम जो है वो ख़त्म हो जाता है। T हेल्पर सेल अब क्या कि वो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकेंगे, जो एंटीजीन है उनको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है मैसेज किलर सेल के पास नहीं जाएगा। तो इसका मतलब कि इम्यून सिस्टम हमारा काम नहीं कर रहा, T हेल्पर सेल जो है वो हमारे सेल काम नहीं कर रहे, वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे एंटीजीन को। तो जब वो रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तो इसका मतलब कि हमारा इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा। जब इम्यून सिस्टम किसी दुश्मन को नहीं पहचानेगा, उसके अगेंस्ट जो है लड़ने वाला, जो किल करने वाला सिपाही जो है T किलर सेल, वो भी काम नहीं करेंगे, तो जो है बहुत सारी बीमारियां और भी बॉडी में प्रोड्यूस होगी और आखिरकार जो है लास्ट स्टेज पे एड्स के पेशेंट को डेथ हो जाती है। एक और बात कि अगर HIV जो पेशेंट पॉजिटिव है, लाजमी नहीं है कि उसको एड्स हो। जो HIV पॉजिटिव हैं उनको एड्स, ये हम नहीं कर सकते कि जो HIV पॉजिटिव हैं उनको एड्स है। ठीक है, आगे हम चलते हैं कि इसमें सिंपल सी जो मैंने डेफिनेशन लिखी है कि द बॉडी इम्यून सिस्टम ब्रेक डाउन। अब देखें ये ब्रेक डाउन हो रहा है और अटैक इसका वायरस का कहाँ पे हो रहा है? T हेल्पर सेल में, WBC के T हेल्पर सेल को ये एक्वायर कर रहा है। ठीक है, अब देखें कि सिस्टम ब्रेक डाउन होगा तो जो बॉडी है पेशेंट की, लिविंग पेशेंट एक्सपोज फॉर द वैरायटी ऑफ डिजीज़, जो पेशेंट की बॉडी है वो एक्सपोज होगी कि और सारे ऑर्गेनिज्म आएंगे तो पता ही नहीं चलेगा हमारी बॉडी को, फिर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा, फंगस का इन्फेक्शन होगा, ये सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो पेशेंट की बॉडी पे जो है इन्फेक्शन करेंगे और जो है बॉडी जो है एक्सपोज होगी, एक दस्तरखां होगा कि आओ और खाना लो और डिजीज़ प्रोड्यूस करो। उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी ट्रांसमिशन, जो एड्स की वायरस की ट्रांसमिशन है वो किस तरीके से होती है। अगर ट्रांसमिशंस की हम बात करेंगे तो जो ये वायरस है, ये वायरस सर्वाइव करता है बॉडी के फ्लूइड में। एक ब्लड में, हमारा बॉडी का जो फ्लूइड है वो ब्लड है, और दूसरा जो है सीमेन, जो मेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव जो स्पर्म का जो मीडियम है उसको सीमेन कहते हैं। तो 90% ट्रांसमिशन बॉडी फ्लूइड से होती है, यानी ब्लड और सीमेन के थ्रू ये इनकी जो ट्रांसमिशन है वायरस की, एक पेशेंट से जो हेल्थी पेशेंट में वायरस ट्रांसफ़र होता है वो बॉडी फ्लूइड से होता है, 90% ऐसे होता है। ठीक है, और अगर हम इसकी देखें तो किस तरीके से इसकी ट्रांसमिशन होती है? इंटीमेट सेक्सुअल कांटेक्ट। इंटीमेट मीन्स फ्रेंडली सेक्सुअल कांटेक्ट, मल्टीपल सेक्सुअल कांटेक्ट मीन्स के एक के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट किया, दूसरे के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट किया। इंटीमेट हम कहते हैं फ्रेंडशिप, तो दूसरे के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट किया तो उनमें से अगर कोई पार्टनर, एक पार्टनर अगर इन्फेक्टेड होगा एड्स वायरस से, तो यकीनन जो अन्य इन्फेक्टेड पर्सन है उनमें वायरस जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ पे इन्फेक्टेड पार्टनर से वायरस ट्रांसफ़र होता है, कहाँ पे? अनइन्फेक्टेड पार्टनर में वायरस यकीनन ट्रांसफ़र हो जाएगा। दूसरा है इन्फेक्टेड ब्लड इंटरिंग द ब्लड स्ट्रीम। ब्लड, जहाँ पे ब्लड का कांटेक्ट होगा इन्फेक्टेड ब्लड का हेल्दी ब्लड के साथ, तो वहाँ पे भी वायरस ट्रांसफ़र होगा। कैसे? नंबर ए, IV इंट्रावेनस ड्रग्स, जो ड्रग्स एडिटर्स हैं, जो ड्रग्स एडिट करते हैं, या जो डॉक्टर्स दोबारा रीयूज़ करते हैं डिस्पोजेबल सिरिंज का, तो डिस्पोजेबल सिरिंज स्टरलाइज नहीं होती। ठीक है, जो नीडल्स हैं वो स्टरलाइज नहीं होते। जब हम दांत की सफाई करवाने जाते हैं वहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी स्टरलाइज नहीं होते। ऑपरेशन थिएटर में अगर जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो स्टरलाइज नहीं होंगे तो वहाँ से वायरस यकीनन ट्रांसफ़र होगा। नंबर बी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन।
देखिए पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऐसे ही कर देते थे, किसी को ब्लड की ज़रूरत होती थी एनीमिक कंडीशन में तो ब्लड की ट्रांसफ्यूजन कर देते थे। अब ब्लड की ट्रांसफ्यूजन ऐसे नहीं हो रही, ब्लड की स्क्रीनिंग करते हैं, बाकायदे एड्स की टेस्ट करते हैं। जो ब्लड डोनर होता है, जो ब्लड डोनेट कर रहा होता है, उसकी हेपाटाइटिस बी की टेस्ट होती है, उसकी हेपाटाइटिस सी की टेस्ट होती है, उसके बाद ब्लड की ट्रांसफ्यूजन होती है। अगर आप ऐसे ही बगैर स्क्रीनिंग के ब्लड की ट्रांसफ्यूजन करवाएंगे तो खुदा ना खास्ता जो डोनर है वो एड्स का पेशेंट है, तो अगर एड्स वाले पेशेंट का ब्लड अगर किसी जो रिसिपेंट है, जो ब्लड को रिसीव कर रहा है, उसको लगेगा तो यकीनन जो है ये वायरस ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर सी, थ्रू द कट एंड ओपन वुंड्स। देखिए क्लोज कांटेक्ट, अगर किसी को कट है, वो एड्स का पेशेंट है, और जो हेल्थी पेशेंट है उसको भी कट है, कट आपस में मिलेगा, क्लोज कांटेक्ट होगा स्किन का, अगर कटिंग होगी, ब्लड का कांटेक्ट होगा तो वहाँ से भी वायरस ट्रांसफ़र होगा। नंबर डी, प्रेग्नेंट वुमेन टू अंडर डेवलप्ड बेबी, जो प्लेसेंटा में बेबी है, अगर मदर एड्स की पेशेंट है तो उसका बेबी जो डेवलप हो रहा है प्लेसेंटा के अंदर, उसमें बेबी में भी जो है एड्स का वायरस, रिट्रोवायरस ट्रांसफ़र होगा। अगर उस टाइम ट्रांसफ़र नहीं हुआ, जब ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा होता है, जब ब्रेस्ट मिल्क फीडिंग सकिंग कर रहा होता है ब्रेस्ट को, तो वहाँ से मिल्क के थ्रू भी ये जो वायरस है ये ट्रांसफ़र बेबी में, न्यू नेट्स बेबी में हो जाएगा। तो ये ट्रांसफ्यूजन की बात हो गई कि किस तरीके से वायरस की जो है ट्रांसफ्यूजन होती है। अगर आप नाई के पास जा रहे हैं, वो एक ही ब्लेड यूज़ कर रहा है, तो वहाँ से भी ट्रांसफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं कि इस डिज़ीज़ में, एड्स में कैसे हम पहचानेंगे, क्या साइन और सिम्टम्स हैं इस डिज़ीज़ के। तो पहले शॉर्ट फ्लू रहता है, तो थोड़ा सा ज़ुकाम वाली, जस्ट लाइक ज़ुकाम, नज़ला और ज़ुकाम की तरह रहेगा, जो कि 1 साल तक, 6 महीने तक भी चल सकता है। उसके बाद इसमें नमूनिया भी इंडिकेट करती है। लाजमी नहीं है कि ये निशानियां जो है एड्स के पेशेंट की भी हों, ये हो सकती है। नमूनिया मीन्स के लंग्स जो है इन्फिल्ट्रेट हो जाएंगे, लंग्स में इन्फेक्शन होगा तो उसको नमूनिया कहेंगे। कैप्सोसिस सार्कोमा, ये जो डिसफिगरिंग हो जाती है स्किन की, स्किन में स्पॉट्स बन जाते हैं जिसको हम स्किन कैंसर कहते हैं, अगर ये निशानी होगी तो ये भी इंडिकेट करती है कि इस पेशेंट को जो है एड्स हो सकता है। वेट लॉस होगा, वेट लॉस डायबिटिक पेशेंट को भी होता है, लाजमी नहीं है कि एड्स में हो। वेट लूज़ हो जाएगा, सडनली वेट लूज़ हो जाएगा, तो ये भी इंडिकेशन है कि हो सकता है कि एड्स हो। अच्छा, फीवर, हाई फीवर रहेगा, बुखार एक अलार्मिंग साइन है कि वायरस बॉडी में या बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई भी बॉडी में इंटर हो गया है, तभी बुखार आ रहा है, आपको अलार्म कर रहा है कि करें। डिमेंशिया, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, मेमोरी की लॉस हो जाएगी, कभी कभी जो है इर्रिवर्सिबल मेमोरी लॉस भी इसमें हो जाती है कि दोबारा मेमोरी आती नहीं, तो मतलब ब्रेन पे इफेक्ट भी ये वायरस करता है। डायरिया हो जाती है, लूज मोशन हो जाती है, ठीक है इसमें, और सेप्टिसेमिया, ब्लड पॉइजनिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा। ब्लड पॉइजनिंग बैक्टीरिया से भी होती है, मल्टीपल जो है अगर ग्रोथ होगी बैक्टीरिया की ब्लड के अंदर तो उसको भी ब्लड पॉइजनिंग कहेंगे, और बहुत सारे वायरल अगर ब्लड में होंगे तो वो भी ब्लड पॉइजनिंग काज करते हैं। और मेंटल एजिंग होगी, मीन्स के जहन वो काम नहीं करेगा, एजिंग फैक्टर ज़्यादा हो जाएगा। जो यंग का ब्रेन काम करता है तो इस पेशेंट का ऐसे होगा, जो मैंने एजिंग फैक्टर, ओल्ड का ब्रेन जो है कम काम करता है, तो इसको कहते हैं कि एजिंग फैक्टर भी होगी। बिहेवियरल चेंजिंग होगी, या तो हाइपर हो जाएगा ये पेशेंट, या तो उसमें उसकी उठने में बैठने में भी फ़र्क आ जाएगा। जब बिहेवियर चेंज हो तो आप समझ जाएंगे इस कुछ ना कुछ खराबी है, और ये इंडिकेट करती है कि ये एड्स हो सकता है। इन निशानियों में से ये लाजमी नहीं है कि अगर फ्लू है तो उसको एड्स है। उसके बाद जो है एड्स की बाकायदे एक स्ट्रिप पे टेस्ट होती है, डायग्नोस होती है कि वाकई इसको HIV अगर पॉजिटिव है तो लाजमी नहीं है कि उसको एड्स हो। उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से हम कंट्रोल, ट्रीटमेंट और इसकी प्रिवेंशन कर सकते हैं या नहीं। इनिशियल स्टेज पे अगर हम कंट्रोल, इसको सिर्फ और सिर्फ इनिशियल फर्स्ट स्टेज पे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी इसको कंट्रोल करना नामुमकिन सा है। इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं वैक्सीनेशन के थ्रू, इनिशियल स्टेज की मैं बात कर रहा हूँ। और प्रिवेंशन, ये जितने भी प्रिवेंशन है इनको आप फॉलो करें, डिस्पोजेबल सिरिंज नहीं यूज़ करें, नाई के पास जाएं तो ब्लेड नया इस्तेमाल करें, सेक्सुअल कांटेक्ट अपने पार्टनर तक महदूद रखें, ठीक है। अगर
अगर कोई मदर इन्फेक्टेड है तो कोशिश करें कि वो प्रेग्नेंट ना हो, जैसे न्यूनेट्स बेबी को असर ना हो सके, पहले ट्रीटमेंट करवा के फिर प्रेगनेंसी हो। ठीक है, तो ये एहतियात हैं, और भी बहुत सारे एहतियात हैं। ठीक है, अगर इसकी मेडिसिनली ये तो होगी कंट्रोल किस तरीके से हम कर सकते हैं थ्रू द वैक्सीनेशन और प्रिवेंशन। अगर हम ड्रग्स की बात करेंगे, इन 1987 में फर्स्ट टाइम इस ड्रग को यूज़ किया गया था। ड्रग्स के नाम ये हैं एजिडोथाइमाइन, ठीक है, यहाँ इसको AZT भी कहते हैं या जेडोव्यूडाइन कहते हैं, ये भी एक एंटी एड्स की ड्रग है। रिबावोरिन है, रिबावोरिन भी जो है एड्स के लिए यूज़ करते हैं। और सुमारिन है, सुमारिन एंटी पैरासाइटिक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।